हम भी सपोर्ट करेंगे कि डॉक्टर्स के साथ आगे से ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, और इन चीज़ों का दायरे में रह के चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे स्टार्ट होता है। मेरे दांतों के ऊपर हम बात करें तो इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया स्मोकिंग के बारे में, तो स्मोकिंग का कितना बड़ा रोल है, मतलब इससे ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है? कोई भी ट्रीटमेंट हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है द वाइट कोट टॉक्स में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में। और आज ऐसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है डेंटल केयर, जिसमें हम कवर करेंगे टूथ लॉस एंड टूथ डिके और गम डिसीज के बारे में, जिसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिवम बजाज, जो कि डेंटल सर्जन है फ्रॉम जेंटल डेंटल क्लिनिक गुड़गांव। सो डॉक्टर, वेलकम टू द वाइट कोट टॉक्स। Thank you Anuj for inviting me to your podcast. Hello दोस्तों, myself Dr. Shivam Bajaj. I'm a practicing dental surgeon at Gentle Dental Clinic, Gurugram. So we are located in South City 1, Sector 41. So I've been practicing here last 10 years. So this is our multi-specialty practice. Previously I was working at Lady Hardy Medical College, New Delhi as a junior resident doctor. And since 2016 we are full-time practicing at this location. So this is a multi-specialty practice. We do all kinds of dental treatments at our clinic. So we do dental implants, basic procedures like dental cleaning, scaling, filling, root canals, and specialty treatments like oral cancer, lasers, pediatric dentistry. My specialty is dental implants, so I mainly focus on dental implants and Invisalign aligners. We are a Invisalign certified dental clinic. So, and for other treatments, we have a specialized team with us, so which taken care of other treatments. दैट्स ग्रेट डॉक्टर। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन से। तो डॉक्टर, हमने कैविटी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे स्टार्ट होता है? ये बहुत ही एक बेसिक डिजीज है जो मोस्ट कॉमनली वी फेस इन डेंटल क्लिनिक्स, फ्रॉम किड्स टू एडल्ट्स टू एल्डरली, एवरीबॉडी सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज एट एनी सम स्टेज ऑफ सम एज ऑफ टाइम। डेंटल कैविटी इज आल्सो नोन एज डेंटल कैरीज और टूथ डिके, और जिसे हिंदी में हम आम भाषा में कुछ लोग दांत में कीड़ा लगना भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही एक बेसिक डिजीज है। होता क्यों है, कैसे ठीक करते हैं? बेसिकली जो भी हम शुगरी या कुछ भी हम ऐसा खाते हैं जो हमारे दांतों में चिपका रहता है या मीठा है, तो जो भी हमारे मुंह के बैक्टीरियाज हैं वो उसके ऊपर फीड करते हैं और एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस एसिड की वजह से जो भी हमारे दांत का इनेमल है वो डिके हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो जिसको फिर हम डेंटल डिके या डेंटल कैविटी के हिसाब से जानते हैं। इसको ठीक करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर एक बिल्कुल ये स्टार्टिंग फेज में है जिसमें सिर्फ इसने फर्स्ट लेयर ऑफ इनेमल को ही इन्वॉल्व किया है, तो वो सिर्फ डेंटल फिलिंग की हेल्प से ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। डेंटल फिलिंग के लिए भी काफी अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं। टूथ कलर्ड मटेरियल्स होते हैं, सिल्वर मटेरियल्स होते हैं। पुराने टाइम में कुछ अमलगम फिलिंग्स होती थी जो सिल्वर कलर में होती थी। अभी बेसिकली मेनली लेजर फिलिंग से कंपोजिट्स जिसको बोलते हैं, तो वो यूज किया जाता है। अगर डीके बढ़ जाता है, it involves the second layer dentine, which is a soft part. We have to do a deep medicated fillings to protect the pulp. We do a base and then we do a filling. And if the decay involves the pulpal tissue or the nerve part, so then at this stage we have to do the root canal treatments. Okay. So जब ये इसका स्टार्टिंग पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड पे हम इसे घर पे ठीक कर सकते हैं, या घर पे ठीक कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? ये भी एक काफी बड़ा मिथ है कि अगर डिके हो गया है तो इसको हम खुद से ठीक कर सकते हैं या किसी चीज से या टूथपेस्ट की हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। ये रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये डीके और कैविटी और जैसे बोलते हैं दांतों में कीड़ा लगना, ये सेम ही है? सेम बात है। ओके ओके। ये लेकिन एक बार ये हो गया है तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसको रिवर्स हो जाएगा, कुछ लगा लेंगे, कुछ घरेलू उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार डिके हो गया है तो इसको आपको डेंटल क्लिनिक में जाना पड़ेगा, उसको रिमूव कराना पड़ेगा जो भी डिकेट पार्ट है, तो उसको फिर रिस्टोर कराना पड़ेगा, फिर आप कलर्ड मटेरियल से भी करा सकते हैं जो कि ज्यादा एस्थेटिक दिखता है। सो डॉक्टर, आपने जैसे बताया रूट्स कनाल के बारे में, तो ये क्या होता है और ये मतलब सुनने में काफी पेनफुल भी लगता है, तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, पेनफुल तो नहीं होता है। ये भी एक अलग तरह की धारणा बन गई है कि पेनफुल होता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ऐसे नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनकी हेल्प से हम इसको बिल्कुल पेनलेस तरीके से कर सकते हैं। है ना। ये पूरा ट्रीटमेंट एनेस्थीसिया के उसमें एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिस पार्ट में रूट कैनाल करना है वो टूथ आपका पूरा नम रहेगा, है ना। उसके बाद में उसको ट्रीट किया जाता है। तो रूट कैनाल एक इस तरह का प्रोसीजर है, जब हमारा टूथ डिके बढ़ गया है
उसने हमारे पल्पल टिश्यू को, नर्व्स को इन्वॉल्व कर लिया है। ओके जब पेशेंट्स पेन और सेंसिटिविटी का कंप्लेंट हमारे पास लेकर के आ रहा है, ओके तो उसको रूट कैनाल की हेल्प से हम उसको पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ओके तो रूट कैनाल में हम पूरा उसको क्लीन करते हैं, रूट्स को क्लीन करते हैं, और एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल से उसको पूरा फिल कर दिया जाता है, जिसके बाद में आप उसको नेचुरल टूथ की तरह ही, रेगुलर टूथ की तरह ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके तो ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। इसको पेनलेस करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग ओके हमारे पास में रहते हैं तरीके, जिससे आप इसको हम बिल्कुल पेनलेस तरीके से कर सकते हैं। ओके सो रूट्स कनाल कराने का क्या सही टाइम पीरियड होता है, मतलब किस स्टेज पर ये रूट्स कनाल करवाना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, अगर टूथ डिके बढ़ गया है जो हमारे नर्व तक, उस नर्व को इन्वॉल्व कर लिया है, हमारे पल्पल टिश्यू तक पहुंच चुका है, तो उस स्टेज पे जो पेशेंट को एक बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म दोनों चीजों से सेंसिटिविटी लगने लगता है, पेन रहने लगता है। ओके कभी कभी उसको जब अगर ज्यादा डिले करते हैं पेशेंट्स, तो फिर उस पार्ट में उनको स्वेलिंग और गम्स में इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है। तो उस स्टेज पर रूट कैनाल करना ही बेहतर रहता है। अगर स्टेज पे भी अगर रूट कैनाल नहीं किया है, तो फिर अगला जो स्टेज रहता है उसमें फिर दांत को निकालना है ठीक पड़ता है, क्योंकि जब दांत इतना ज्यादा खराब हो चुका है, उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, वो काफी ज्यादा टूट चुका है डीके की वजह से, तो फिर हमारे पास सिर्फ निकालने का ही एक लास्ट सोल्यूशन बचता है। तो वी प्रेफर कि आप समय पर उसका इलाज कराएं और अपने नेचुरल दांत को बचा लें। ओके सो रूट्स कनाल कराने के बाद तो कितने टाइम तक वो टीथ रहता है, या मतलब कि उसका कुछ टाइम पीरियड है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है जी। पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में जिनको भी हम रूट कैनाल सजेस्ट करते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही रहता है उनका कि ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कब तक रहेगा, कब तक चलेगा, क्या टाइम पीरियड है इसका। कोई भी ट्रीटमेंट हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, तो वो कितना चलेगा वो डिपेंड करता है टोटली आपके यूज के ऊपर, आप उसको किस तरह से आप उसकी केयर कर रहे हैं। अगर एक नेचुरल दांत शुरू में खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, टीके हो सकता है, तो रूट कैनाल किया हुआ टीथ में भी दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो टोटली डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो उसका किस तरह से केयर कर रहा है, रेगुलर चेकअप्स करा रहा है, प्रिवेंटिव डेंटल केयर कर रहा है। अगर ऐसा सब चीज वो फॉलो करता है तो सालों साल चलता है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके डॉक्टर, सो आपने जैसे रूट्स कनाल के बारे में बताया, तो इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, मतलब इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है? टूथ डीके प्रिवेंट करना बहुत ही इजी है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। जस्ट कीप योर ओरल हाइजीन, मेंटेन योर ओरल हाइजीन, कीप योर टीथ क्लीन। वो कैसे कर सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं, एक मैकेनिकल क्लीनिंग, एक केमिकल क्लीनिंग। तो मैकेनिकल क्लीनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, टूथ ब्रशिंग की हेल्प से, ट्वाइस अ डे ब्रशिंग, दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार। ओके तो एक ये रूल है, दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार टूथ ब्रशिंग करना है। और एक सेकंड मैकेनिकल क्लीनिंग हम कर सकते हैं फ्लोस की हेल्प से, डेंटल फ्लोस। सो जो भी इंटरडेंटल एरियाज हैं उनको हम फ्लोस की हेल्प से क्लीन करेंगे। कहीं भी कुछ भी फूड लॉजमेंट है और कहीं भी पॉकेट्स हैं, तो वो सब उससे क्लीन हो सकता है। तो मैकेनिकल क्लीनिंग करेंगे तो उससे क्लीनिंग रहेगी बेटर। तो ये मैकेनिकल क्लीनिंग का तो ये एक रूल बन गया कि दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार 2 मिनट हर बार जी, दिन में 2 बार ब्रश करिए और हर बार 2 मिनट तक ब्रश करिए, ना ज्यादा ना कम। तो उससे आपका टीथ भी क्लीन रहेंगे जी, और आपका हाइजीन मेंटेन रहेगा। और सेकेंडली, इंटरडेंटल क्लीनिंग में दांतों के बीच में सफाई करने के लिए जहाँ पे ब्रश नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए हमारे पास डेंटल फ्लोस है, तो डेंटल फ्लोस का इस्तेमाल करेंगे जी। और जो भी दांतों के बीच में कुछ भी इंटरडेंटल एरियाज में कुछ भी फंसा है या कुछ भी फूड लॉजमेंट है, वो सब उससे उसकी हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। थर्डली, सब लोग ब्रशिंग करते हैं, फ्लोस करते हैं, सब चीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टंग क्लीन करना भूल जाते हैं जी। तो टंग क्लीन करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि दांत साफ करना जरूरी है जी। तो हर बार दांत साफ करने के बाद में कोशिश करिए टंग भी क्लीन करी जाए। तो ये पार्ट तो हो गया मैकेनिकल क्लीनिंग का। सेकंड रहता है केमिकल क्लीनिंग के लिए जी। तो केमिकल क्लीनिंग हम माउथ वॉश की हेल्प से कर सकते हैं, ओरल रिंस की हेल्प से कर सकते हैं। तो जिन जिन एरियाज में टूथब्रश नहीं पहुंच पा रहा है, जहाँ पर एक्सेस नहीं है, बहुत पीछे के एरियाज हैं, विजडम टूथ के एरियाज हैं, या किसी किसी के दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उनके सब सरफेस पे दांतों से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे माउथ वॉश की हेल्प करता है। तो उसकी हेल्प से वहाँ पे केमिकल क्लीनिंग हो जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर दांतों में बन जाता है जो प्लाक को नहीं रुकने देता। तो ये सब करेंगे तो अपना डीके से बचे रहेंगे। और एक लास्टली, अपना एक 6 मंथ में हर 6 महीने में एक बार अपना डेंटल क्लिनिक में जाकर के दांतों का चेकअप करवाएं। प्रिवेंटिव डेंटल चेकअप होता रहेगा, तो अगले स्टेज पे कुछ भी परेशानी है तो वो हमें पता चलेगी और उसको फिर उसी तरह से उसका
इलाज कर पाएंगे। ओके, जैसे आपने बताया कि ये कि आप डॉक्टर्स के पास जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं हर 6 महीने में। हर 6 महीने में। तो अगर जैसे ये तो मेट्रो सिटीज़ के लोगों के लिए हो गया, अगर जैसे कुछ विलेजेस के लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे घर पे कैसे क्योर कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर ध्यान रख सकते हैं? ध्यान यही रखना है, जो अपना दांतों की सफाई पे ध्यान रखना है। मेन पर्पज इज टू मेंटेन द हाइजीन। वो आप किसी भी तरह से करें, आप चाहे मेट्रो सिटी में हैं चाहे किसी भी विलेज में हैं, दांतों को सफाई करना है, ब्रश करना है, क्लीन करना है। तो हर बार 6 से 8 महीने में जाकर के एक बार अभी नजदीकी अस्पताल में दांतों का चेकअप कराना है। विलेजेस में भी हमारे पास नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के NRHM के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो सब तरफ हर जगह कुछ ना कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो चाहता है कराना तो वो ढूंढ लेता है रास्ता। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए, क्लीन करना चाहिए, तो ब्रशिंग से मुझे याद आया कि कुछ लोगों के ब्रशिंग करते टाइम ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसे कैसे क्योर कर सकते हैं और उससे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ के लिए? क्योंकि ब्लीडिंग गम्स एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ एक एपिडेमिक मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिजीज प्रोग्रेस कर रही है आज के सिनेरियो में। जी। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। एक सबसे बड़ा मेन रीजन है प्लाक एक्यूमुलेशन। जी। जब दांतों पे प्लाक जम जाता है और वो फिर गम्स को इन्फ्लेम करने लगता है। सॉरी, तो ये प्लाग क्या होता है? मतलब प्लाक एक बैक्टीरिया की लेयर है जो हमारे दांतों पे बन जाती है खाना खाने के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ भी खाने पीने के बाद में। तो एक लेयर होती है जो हमारे दांतों की तरह बन जाती है। तो अगर उसको नहीं हटाया जाता तो वहीं पे ही वो जमी रहती है, तो उसके ऊपर और लेयर बनती रहती है। तो वो एक हार्ड टारटार की तरह बन जाता है, जिसमें कभी कभी बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं। कुछ लोगों के देखे जाते हैं येलो कलर के और ब्राउन कलर के। तो वो एक मेन रीजन माना जाता है ब्लीडिंग गम्स के लिए। और जब वो उसको हटा दिया जाता है तो फिर वो ब्लीडिंग गम्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अदर रीजंस में स्मोकिंग भी आता है, काफी कुछ हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स देखा जाता है काफी ज्यादा। तो लेकिन मेन रीजन है जिंजिवाइट, जिसको बोलते हैं कि गम इन्फ्लामेशन। और मेडिकल टर्म में इसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। जो प्लाक एक्यूमुलेशन की वजह से गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो फिर लेटर स्टेज पे ब्लीडिंग गम्स को स्टार्ट करता है। ओके डॉक्टर, सो आपने जैसे गम डिसीज के बारे में बताया, गम ब्लीडिंग के बारे में, तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें? जैसे कि हमने बात किया कि गम डिजीज जो सबसे पहला फेज होता है जिंजिवाइटिस का होता है। जी। जब वो प्लाक एक्यूमुलेट हो गया हमारे दांतों पे और अच्छे से ब्रशिंग नहीं हुआ, डेंटल फ्लोस नहीं हुआ, तो वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होता रहता है, जमता जाता है, उस पे लेयर बनती रहती है। आखिरी में जो टारटार बन जाता है, कैलकुलस भी बोलते हैं। जी। तो फिर वो स्टेज पर जाकर के एक जो कंडीशन होती है वो सीवियर हो जाती है। उसको कंडीशन को पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। कुछ लोग आम भाषा में आपने पायरिया का नाम भी सुना होगा, भी बोलते हैं कि पायरिया हो गया है। तो उसके अंदर में दांतों में खून तो आता ही है, दांत थोड़े हिलने भी लगते हैं, मुंह से स्मेल आने लगती है, और बहुत ज्यादा पेशेंट को सेंसिटिविटी भी फेस करनी पड़ती है। अगर हमसे गम रिसेशन हो जाता है उसके अंदर में जो भी गम्स है वो रिसीड डाउन कर जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, दांत की जड़ें बाहर आ जाती हैं, दांत हिलने लगते हैं, ठंडा गर्म लगने लगता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है। तो ये बहुत फिर सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए यही सजेस्टेड रहता है कि आप इनिशियल फेज में ही जब परेशानी शुरू हुई है अब उसको ट्रीट करें और उसको कंट्रोल कर दिया जाए। ओके, सो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि गम डिसीज के बारे में पूरा प्रोसेस बताया, आपने जैसे जो पॉइंट्स बताए थे, जैसे बैड ब्रेथ के बारे में बताया, ठीक है, तो इन सब के ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि बैड ब्रेथ के भी काफी सारे कारण होते हैं जी। एक तो कहीं ना कहीं दांतों में अगर स्पेस होता है, खाना फंसा रहता है, तो खाना फंसा रहने की वजह से भी काफी दांतों में स्मेल आती है काफी लोगों को। दूसरा हमने बात की प्लाक के एक्यूमुलेशन की वजह से टारटार और काफी जम जाता है, दांतों की सफाई अच्छे से नहीं हो रही, उसकी वजह से भी काफी बैड ब्रेथ की कंप्लेंट हो सकती है। तीसरा, कुछ लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह स्मोक करते हैं, पान मसाला गुटखा वगैरह खाते हैं, है ना, हुक्का लेते हैं, किसी भी तरह से अगर तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी एक बैड ब्रेथ का कारण हो सकता है। तो अब इसको ठीक करने के उपाय उसी तरह से किया जाता है कि कारण क्या है उसका ठीक होने का कारण क्या है, जिस कारण की वजह से भी हो रहा है तो उसको फिर उस हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है। अगर तंबाकू के इस्तेमाल से है तो उसका तंबाकू को स्मोकिंग और टोबैको का यूज हर तरह से बंद करना चाहिए। दूसरा है कि अगर
काफी ज्यादा प्लाक एक्यूमुलेशन हो गया है, टार्टर जमा हुआ है, तो वो एक बार दांतों की मशीन से क्लिनिक में जाकर के दांतों की सफाई कराना जरूरी है, जिसके बाद में गम्स हेल्दी हो जाएंगे, उनसे स्मेल आना बंद हो जाएगा, तो उनकी सेंसिटिविटी है अगर दांतों में वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो एक ये बेसिक ट्रीटमेंट है गम डिजीज से लेकर के कि दांतों की सफाई कराना काफी बेसिक और जरूरी हो जाता है। और दूसरा, अगर दांतों में किसी तरह से स्पेस है जहाँ पे खाना फंस रहा है, डीके की वजह से हो गया है या गम्स के पीछे जाने की वजह से हो गया है, तो फिर उसको ट्रीट करते हैं, तो खाना फंसना बंद होगा, तो वो फिर मुंह से स्मेल आना भी बंद हो जाएगा। ओके, सो जैसे आपने बताया उसके कि कैसे स्मेल बनती है, तो जैसे कुछ लोग अपना प्रॉपर माउथ क्लीन करते हैं, ठीक है, डेली रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, तो तब भी उनकी जैसे बैड ब्रेथ बनती है, तो और कोई कारण है इसका? नहीं, देखिए, ब्रश करना अलग बात है, सही से ब्रश करना अलग बात है। ओके, ब्रश करने का भी एक सही तरीका इसके होता है। खाने पे भी वो होता है कि मसालों की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम होती है? नहीं, पेट प्रॉपर क्लीन नहीं होता? देखिए, हम लोग तो सजेस्ट करते हैं खाइए कुछ भी, लेकिन सफाई पे ध्यान दीजिए, सफाई का ध्यान दीजिए। कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, हमारा देश इतना बड़ा है, हर एक के खाने की प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया है कि कुछ भी खाया है तो क्लीन रखिए, हाइजीन मेंटेन रखिए, रिंस करिए, और कोशिश करिए शुगरी कंटेंट कम लीजिए, तो उससे प्रिवेंटिव रहता है। कुछ हो गई है परेशानी तो नजदीक के क्लिनिक में जाकर के उसका इलाज करा। तो जैसे आपने बताया स्मोकिंग के बारे में, तो स्मोकिंग का कितना बड़ा रोल है, मतलब इससे ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, तंबाकू का इस्तेमाल तो हर कोई जानता है, फिर भी इस्तेमाल करता है। वो तो है सर, पैकेट पे लिखा है टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन तंबाकू का इस्तेमाल काफी लोग नहीं छोड़ते हैं। हाँ। ये तो हमने जो बात की है तो बिल्कुल शुरुआती बीमारियां हैं कि मुंह से स्मेल आना, दांतों पे स्टेन हो जाना, और उसके बाद जब बढ़ जाती है परेशानी तो मुंह खुलना बंद हो जाता है, फाइटोसिस हो जाता है, तो लेटर स्टेज के अंदर व्हाइट पैचेस देखे जाते हैं मुंह के अंदर, जो आगे चल करके ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तंबाकू बहुत ही हानिकारक है जी। तो जितना जल्दी हो सके जो लोग भी टोबैको यूज करते हैं उसको छोड़ दिया जाए, और अपनी ओरल हेल्थ पे ध्यान दें और अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दें। सो डॉक्टर, जैसे हम बात करते हैं अब टूथ लॉस के ऊपर, और या जैसे टेढ़े मेढ़े दांतों के ऊपर, तो इसे कैसे क्योर कर सकते हैं और इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज है मिसिंग टूथ या टूथ लॉस हो गया है, तो उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं या उसको एक नया दांत किस तरह से दिया जा सकता है जी। ठीक है, तो टूथ लॉस के भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर समय पे रूट कैनाल नहीं कराया है तो बाद में उसको दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, या दांत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो कभी कभी खुद से टूट जाते हैं, तो उसको हमें निकालना पड़ता है जी। या फिर अगर गम डिजीज इतनी बढ़ गई है, दांत उसके हिलने लगे हैं और निकालना पड़ गया है, वो बच नहीं सकता है ना। कुछ का ओल्ड एज की वजह से एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं कि उनके दांत नहीं रहे हैं, तो जिनको हमें रिप्लेस करना है, तो उनको रिप्लेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। दो तरीके से दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है फिक्स्ड मेथड, सेकंड है रिमूवेबल मेथड। तो फिक्स मेथड के अंदर हमें सबसे पहला जो प्रेफरेबल और बेटर इलाज है वो है डेंटल इम्प्लांट्स का। तो डेंटल इम्प्लांट्स की हेल्प से हम लोग कोई भी मिसिंग टीथ है उसको रिप्लेस कर सकते हैं एज अ नेचुरल टूथ। तो उसको हम उसी तरह से नेचुरल टूथ की तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परमानेंट रहता है? बिल्कुल परमानेंट रहता है। ये परमानेंट इलाज है। एक थोड़ा माइनर सर्जिकल प्रोसेस होता है, लेकिन ये परमानेंट होता है। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद आप इसको अपने नेचुरल टीथ की तरह ही कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं। तो दिखने में भी वैसा होता है, इस्तेमाल करने में भी वैसा होता है। एक दांत है या आपके सभी दांत हैं, तो इसके हेल्प से हम पूरा जो भी रिप्लेस कर सकते हैं, और सिंगल टूथ है या मल्टीपल टूथ है उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक और बेहतर इलाज है आज की सिनेरियो के हिसाब से। दूसरा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि किसी के साथ थोड़ा फिजिकल लिमिटेशन होता है जो सर्जिकल प्रोसेस नहीं चाहते, या किसी को थोड़ा सा बजट का या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है कि वो इस तरह का इलाज नहीं चाहते, तो उनके लिए हमारे पास एक डेंटल ब्रिज का ऑप्शन होता है कि आसपास के दांत का सहारा लेकर के एक हम उसको जो मिसिंग दांत है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सब चीजें तो हुई फिक्स, जिससे हम एक फिक्स मेथड से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है रिमूवेबल प्रोसेसेस का। तो आपने अपना देखा होगा दादा नानी को के या घर में किसी भी बुजुर्ग को कि जो एक रिमूवल सेट यूज करते हैं, पूरा दांतों का निकाल लिया, रख लिया, डेंचर बोलते हैं इसको, कंप्लीट डेंचर। तो दो तरह के डेंचर होते हैं, कंप्लीट डेंचर, एक पार्शियल डेंचर। सभी दांत मिसिंग हैं तो उसके लिए हम कंप्लीट डेंचर प्रोवाइड करते हैं। कुछ मल्टीपल टीथ हैं लेकिन सभी कुछ ओरिजिनल दांत भी प्रेजेंट हैं और कुछ मिसिंग हैं, तो उसके लिए फिर एक पार्शियल डेंचर होता है, लेकिन ये रिमूवेबल ऑप्शंस में आते हैं। तो इसको पेशेंट को डेली निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और
यहाँ पे ये एज ए इंटरमीडिएट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं कि जब तक ये डेंटल इम्प्लांट्स हो रहे हैं उनके मीनवाइल उस टाइम ड्यूरेशन के लिए भी पार्शियल डेंचर्स वगैरह या कंप्लीट डेंचर्स हम दे सकते हैं। सो डॉक्टर, जैसे आपने टूथ लॉस के बारे में बताया, तो जैसे एक टेढ़े मेढ़े दांतों के ऊपर हम बात करें तो इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, टेढ़े मेढ़े दांतों को भी ठीक करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। जैसे एक कन्वेंशनल तरीका है टूथ ब्रेसेस का। आपने देखा होगा काफी लोगों को अपने स्कूल गोइंग बच्चों को भी, बाकी एडल्ट्स को भी, कि वो एक डेंटल ब्रेसेस की हेल्प से आप टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं। जी। ब्रेसेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मेटल के, सिरेमिक के, लिंगुअल ब्रेसेस और अलग अलग तरीके के काफी सारे, उसके अंदर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। लेकिन एक वो कन्वेंशनल मेथड है कि ब्रेसेस की हेल्प से दांतों को तारोकाइड्स का ट्रीटमेंट कराया, कुछ लोग बोलते हैं तारोकाइड फिक्स किया जा सकता है उन्हें प्रॉपर्ली। जी हाँ, उसकी हेल्प से हो सकता है। एक अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नई जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नया ट्रीटमेंट शुरू हुए हैं वो है क्लियर अलाइनर्स का। ओके। सो क्लियर अलाइनर्स की हेल्प से हम लोग भी टेढ़े मेढ़े दांतों को सही सीधा कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके। वेस्टर्न कंट्रीज में तो काफी सालों से चल रहे थे, इंडिया में अभी कुछ लास्ट डेकेड में ही इंट्रोड्यूस हुई है और अभी पिछले 4-5 सालों से काफी ज्यादा प्रचलन में है और काफी फेमस हो गई है। तो इसके अंदर एक क्लियर सेट ऑफ ट्रेज होती हैं जो हमें पहनना होता है पेशेंट को, तो जो मूवमेंट कराता है दांतों का और जो भी एक डिजायर्ड रिजल्ट है वो उसको अचीव कर सकते हैं। ये टोटली डिजिटली प्लान होता है, तो इसके अंदर जो भी इलाज है पूरा होने से पहले ही आखिरी एंड रिजल्ट क्या होगा वो हम पहले ही डिजिटली उसको चेक कर सकते हैं सिस्टम में, पहले ही उसको प्लान कर सकते हैं और क्या हमें लास्ट रिजल्ट मिलने वाला है वो पेशेंट भी पहले से ही उसको देख सकता है और समझ सकता है कि आखिरी में उसकी स्माइल कैसे होने वाली है, दांत कितने सीधे होने वाले हैं, क्या उसको फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। ओके। सो डॉक्टर, जैसे आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो इसमें कुछ कॉस्ट में कुछ चेंजेस आता है, ऊपर नीचे कुछ आता है? जी। देखिए, फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स जो ब्रेसेस का प्रोसीजर है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वेंशनल वे है। उसके अंदर हर महीने विजिट करनी पड़ती है, पेशेंट को बार बार आना पड़ता है, खाने पीने की काफी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। क्लियर अलाइनर्स में ये सब चीजों की परेशानी नहीं होती और वो थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा कॉस्टली भी है बाकी ब्रेसेस के कंपैरिजन में, लेकिन वो उसके लिए भी काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ लोग अगर EMI पे चाहते हैं या इकोनॉमिकल वे चाहिए तो वो भी चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस तो है प्राइसिंग में दोनों में, ब्रेसेस में और अलाइनर्स में, लेकिन उतना ही बेनिफिट भी है कि खाने पीने का कुछ आपको उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं और आपको विजिबिलिटी नहीं रहती है, दिखता नहीं है, एस्थेटिकली अच्छा है। आप किसी लगाया है तो आपको पता नहीं चल पाएगा किसी ने यूज कर रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं। ओके डॉक्टर, सो अभी मैं काफी न्यूज में देख रहा हूँ, गोवा में एक हॉस्पिटल में एक मिनिस्टर ने एक डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया है, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है जी। जो भी है हेल्थ मिनिस्टर हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, उनको अपना एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए जी। एक सबको हर चीज का बात करने का तरीका होता है, हर एक को रिस्पॉन्स करने का ऑप्शन भी होता है, तो आपको उसी तरह से एक डेकोरम मेंटेन करके और तरीके से ही अपनी बात रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। अगर किसी चीज से उनको परेशानी थी तो वो पर्सनली बुला करके या अपने कैबिन में उनसे बात कर सकते थे, लेकिन सबके सामने, पेशेंट के सामने, स्टाफ के सामने ये मिसबिहेव करना बहुत ही बुरी बात है जी। और हम लोग बिल्कुल भी इस चीज का सपोर्ट नहीं करते हैं और जिस तरह से उन्होंने सबके सामने मिसबिहेव किया है तो हम लोग भी चाहते हैं उस तरह से ही वो सबके सामने ही अपोलॉजी दें और जो भी कंसर्न डॉक्टर हैं हम लोग सब उनकी सपोर्ट में हैं। ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है एक इंडियन सोसाइटी के अंदर, जो इतने रिस्पेक्टफुल लोगों के साथ में बिहेव करने का तरीका होता है वो लोग शायद वो भूल गए। सो डॉक्टर, अभी मैं देख रहा हूँ डॉक्टर्स में तो काफी यूनिटी बनी हुई है, ठीक है, और डॉक्टर शुरू से इन चीजों से अच्छे से डील करते हुए हैं। सो हमारे चैनल का भी मतलब द वाइट कोट टॉक्स है, तो हम भी हेल्थ केयर में ही अपना कंटेंट शूट करते हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो लोगों के सामने लेके आएंगे, ठीक है। हम भी सपोर्ट करेंगे कि डॉक्टर्स के साथ आगे से ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, और इन चीज़ों का दायरे में रह के चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने दांतों का ख्याल रखें और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।